डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज मैकेनिज्म या आई मैकेनिज्म कहते हैं इसको। ये वाला जो मैकेनिज्म है ये पहले दो मैकेनिज्म्स के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले जो मैकेनिज्म्स है वो दो स्टेप मैकेनिज्म्स थे। ये वाला जो मैकेनिज्म है इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, यानी अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में होती है, इसलिए मैं इसको कहूंगा कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब रहता है यानी एक साथ होना, एक स्टेप में होना, साइमल्टेनियसली होना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप कोई भी इंटरमीडिएट नहीं देखेंगे, स्टेबल इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। इंटरमीडिएट उन रिएक्शंस में बनता है जो टू स्टेप रिएक्शंस रहते हैं। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहां पे आपको इंटरमीडिएट नहीं बल्कि यहां पे आपको ट्रांजिशन स्टेट्स मिलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, ये बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन कैसे होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म हमारे पास में अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देता है उसी टाइम पे जो लिविंग ग्रुप है वो भी निकलना शुरू कर देता है। यानी जब तक न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, तब तक जो लिविंग ग्रुप है वो बॉन्ड इसके साथ में ब्रेक करता है। यानी यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। और बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज्यादा टेंशन वाला कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ से ब्रेक हो रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज आती है, इसको मैं बोल सकता हूं ट्रांजिशन स्टेट भी। ठीक, अब इस स्टेट में जब तक ये बॉन्ड बन जाता है तब तक ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, यानी ये जब पूरा बन जाएगा ये पूरा बाहर निकल जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, LM5 X के बदले में यहाँ पे आएगा Y। देखो, पहले X था, अब यहाँ पे Y आ गया और X निकल गया। इसको मैं बोलूंगा ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है न्यूक्लियोफ्यूज, या मैं बोलूंगा इसको लिविंग ग्रुप, निकलने वाले को लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफ्यूज बोलूंगा। ठीक है, तो ये भी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पे, लेकिन इस रिएक्शन में ये मैं बोलूंगा कि ये रिएक्शन जो है ये वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे जो रेट है, रेट, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा इसी स्टेप पे, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, इसी स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, L5mx प्लस y, है ना। तो इनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उस पे रेट डिपेंड करेगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे 2, दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर मैं इसको कह सकता हूं इट इज एन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना। अब ये जो इंटरचेंज मैकेनिज्म है ना, ये जो मैंने आपको बताया इंटरचेंज मैकेनिज्म जो SN2 मैकेनिज्म, इस इंटरचेंज मैकेनिज्म में हमारे पास में दो सब डिविजन्स हैं। मैं बोलूंगा इसको कि इसमें हम फर्दर तो दो क्लासेस हैं कि इंटरचेंज मैकेनिज्म भी दो तरीकों से हो सकता है। एक को कहते हैं हम इंटरचेंज डिसोसिएटिव यानी IID मैकेनिज्म, दूसरे को हम कहते हैं इंटरचेंज एसोसिएटिव यानी IA मैकेनिज्म। अब ये इंटरचेंज मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें मैंने फिर से कहा कि दो टाइप रहते हैं, इंटरचेंज डिसोसिएटिव और इंटरचेंज एसोसिएटिव। देखो, दोनों मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप ही होता है, ये याद रखना। यानी दोनों मैकेनिज्म में ऐसा ही होता है जो मैंने ये जनरल मैकेनिज्म दिखाया आपको,
लेकिन फर्क क्या है, जो डिसोसिएटिव है उसमें MX जो है यानी लिविंग ग्रुप के साथ में जो मेटल का बॉन्ड है वो प्रेफरेंशियली ब्रेक होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी तरह से एसोसिएटिव मैकेनिज्म में प्रेफरेंशियली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ये जो दो टाइप्स है इनके बारे में आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं मैं। यहां पे कह सकता हूं मैं ID जो है यहां पे MX बॉन्ड बिगिन्स टू फॉर्म बिफोर MY बॉन्ड बिगिन्स टू फॉर्म बिफोर MX बॉन्ड इज ब्रोकन, फुली ब्रोकन, ये याद रखना। यानी MY बॉन्ड जो ना पहले बनेगा, उसके बाद में ये पूरी तरह ये ब्रेक हो जाएगा MX बॉन्ड। तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली होता है। लेकिन MX बॉन्ड जो है ब्रेक होता है प्रेफरेंशियली यानी एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये फास्ट हो जाता है। क्लियर, शाबाश। अब इसी तरह से MX बॉन्ड यहां पे IA में MX बॉन्ड बिगिन्स टू ब्रेक बिफोर MY बॉन्ड इज फुली फॉर्म्ड, याद रखना। यानी MX बॉन्ड जो ना ब्रेक होगा इससे पहले कि MY बॉन्ड पूरी तरह से बन जाए, लेकिन MY बॉन्ड जो ना ये प्रेफरेंशियली फॉर्म होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटरचेंज एसोसिएटिव। यानी दोनों में इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज मैकेनिज्म होता है, दोनों में कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, लेकिन एक में प्रेफरेंशियली बॉन्ड फॉर्म होता है और दूसरे में प्रेफरेंशियली बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये किसकी क्लोज में रहेगा, इट इज क्लोजर टू एसोसिएटिव मैकेनिज्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरचेंज एसोसिएटिव। अब इनका जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो अगर मैं आपको दिखाता हूं तो बहुत इजी आए, मतलब इजी है वो और इजीली समझ में भी आ जाएगा। ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये है प्रोडक्ट्स की एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको। ठीक, अब यहाँ पे Ml5X प्लस Y के बीच में रिएक्शन है। पहले इनमें बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा सिलसिला आ जाएगा यानी ऐसी पोजीशन जब आएगी तो समझ लेना कि सिस्टम में एनर्जी सबसे ज्यादा है, जहां पे बॉन्ड फॉर्म होता है और जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा टेंशन में है यानी अनस्टेबल है, यानी हाई एनर्जी में। उसके बाद में ये Y पूरी तरह अंदर आ जाएगा और X पूरी तरह निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट Ml5Y प्लस मिलेगा आपको X क्या है, लिविंग ग्रुप, Y क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो इस सिस्टम में एंटर हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्टेंट और इस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कहूंगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यानी आपको अगर ये रिएक्शन करानी है तो आपको सिस्टम को इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, दिस इज एनर्जी रिक्वायरमेंट, ताकि इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहां से यहां चली जाए, यानी यहां से बढ़ के इतनी हो जाए। तो यानी इतनी एनर्जी आपको देनी ही देनी। और ये भी याद रखना जितनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको रिक्वायर्ड ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी। या मैं ये कह सकता हूं कि रेट ज्यादा तब होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कब कम हो जाएगी, ये तब कम हो जाएगी जब इनकी एनर्जी या तो ज्यादा हो या फिर इनकी एनर्जी कम हो, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कब कम होगी, जब इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। इस रिएक्शन में आपको कहीं पे भी इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा, ये कंसर्टेड है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। लेकिन सिंगल स्टेप के साथ साथ में ये रिएक्शन जो ये SN2 यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है एक ही स्टेप है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे रेट डिपेंड करेगा।
तो याद रखना ये रिएक्शन जो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।